शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज शनिवार है और आज के दिन का मतलब हम 27 जनवरी 2023 का न्यूज़पेपर का एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला एडिटोरियल, रूस यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एंडलेस वार चल रहा है, इसके बारे में लिखा गया है। रसिया, यूक्रेन एंड नाटो। जाहिर सी बात है, नाटो को ज्वाइन करने को लेकर के ही ये युद्ध छिड़ा था। रसिया नहीं चाहता था कि वो नेटो को ज्वाइन करे और उसकी सीमा में नेटो के सैनिक पहरा दें। तो इसलिए बोला जा रहा राइडर की तरफ से कि रसिया, यूक्रेन एंड नाटो को मिलकर के व्यवहारिक मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई हल निकल सकता है। अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं एक रसियन प्लेन क्रैश कर गया है। इसमें कौन लोग थे? यूक्रेनियन प्रिजनर्स लोग थे। इसके साथ ही इस घटना ने एक बार फिर से ये दर्शा दिया है कि फरवरी 2022 से कंटिन्यू जो युद्ध चल रहा है, अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। रसिया का कहना है कि कीव ने रूसी सीमावर्ती शहर बेलगोरोड में इस विमान को मार गिराया है। रसिया ने आरोप लगाया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। तो रसिया कहना है कि कीव ने ही प्लेन को गिराया है, जिसमें 65 यूक्रेनियन सोल्जर थे और जगह का नाम है बेलगोरेड। बेलगोरेड क्या है? रशियन बॉर्डर टाउन है दैट हैज सीन रिपीटेड यूक्रेनियन सेलिंग इन रिसेंट मंथ। ऐसा आरोप लगाने के पीछे भी ये कारण है कि भाई यहाँ पर कंटिन्यू यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर हमला या गोलाबारी चल रहा है। अब फिर यूक्रेन की तरफ से जवाब आया है कि रसिया दुष्प्रचार फैला रहा है और रूस की उन्होंने आलोचना करी है, लेकिन उसने विमान को मार गिराने में अपनी संभावित भूमिका से इनकार नहीं किया है। हालांकि उसने ये नहीं बोला कि मैंने विमान को मारकर नहीं गिराया। ये घटना ऐसे टाइम में हुई है जब यूक्रेन की सेना रूस की लगातार आगे बढ़ते चले जाने के बीच अग्रिम मोर्चे पर मुकाबला जारी रखने के लिए जूझ रही है। देखा जाए तो अब यूक्रेन अमेरिका के सपोर्ट पे इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाया है और अमेरिका भी कंटिन्यू सपोर्ट देते रहा था। इसका रीज़न है कि कैसे ना कैसे करके रसिया की जो पावर है उसको हम कम कर सकें। हालांकि रसिया देखा जाए ना तो ये अपमानजनक सेटबैक से होकर के गुजरा था 2022 से। सिंस रिटेकन द बैटलफील्ड मोमेंटम, और देखा जाए तो बैटलफील्ड में इसने मोमेंटम पकड़ लिया है। लास्ट ईयर यूक्रेन के टॉप जनरल का कहना है कि जो काउंटर ऑफेंसिव यहाँ पर हमको देखने को मिला है, ये चालू हो गया था जून 2023 में। इसका उद्देश्य था कि हम रिकैप्चर करेंगे रसिया ने जो टेरिटरी को हेल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है साउथ एंड ईस्ट में, लेकिन ये चीज़ उनकी सफल नहीं हो पाई है। तो पूर्व में रूस के कब्जे वाले इलाकों को फिर से हासिल करने के मकसद से जून 2023 में शुरू किए गए जवाबी हमले के विफल होने की बात स्वीकार करी है। किसने? यूक्रेन ने। रूस ने पूर्व में इलाकाई बढ़त हासिल करते हुए मरिंका पर कब्जा कर लिया था और अब दीवका और कुपियांस्क की ओर आगे बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में देखा जाए काफ़ी भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के जनरल 5 लाख सैनिकों की लामबंदी का आह्वान कर रहे हैं, जो कि बेहद अलोकप्रिय होगा। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि कम से कम मोबिलाइजेशन होना चाहिए 5 लाख सोल्जर्स, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर उतना बढ़िया चीज़ नहीं होने वाला है। इससे भी बदतर वाशिंगटन में बदलती फिजा ने कीव को एक खतरनाक संदेश दे दिया है। वो क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार ने विमान दुर्घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का वादा किया है। अगर इस विमान को यूक्रेन की मिसाइल द्वारा गिराया गया होता तो ये जेलेंस्की के लिए एक राजनीतिक चुनौती साबित होगी। लेकिन जो बिगर प्रॉब्लम है वो ये है कि वो फेस कर रहा है फ्यूचर ऑफ वार को, क्योंकि फ्यूचर में भी वार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
हालांकि अभी तक देखा जाए ना तो उन्होंने हमेशा से ही बहादुर वाला अंदाज दिखाया है और ये कहा है यूक्रेन जीत, यानी रूस द्वारा कब्जा किए गए सभी इलाके को हम वापस लेंगे और तब तक हम लड़ते रहेंगे। भले ही रूस का यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना और उसके द्वारा छेड़ा गया युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन यूक्रेन के पास जीत की दिशा में बढ़ने वाला ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इजराइल का वार चल रहा गाजा के ऊपर, जिसके चलते चलते बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट दे रहे हैं किसका, इजराइल का। इसने भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया है ग्लोबल अटेंशन को यूक्रेन से। मतलब देखा जाए तो अब अमेरिका भी अपना ध्यान किधर खींच लिया है, वो चला गया है इजराइल की तरफ में, उसका यूक्रेन की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। जब युद्ध के मैदान में दबाव बढ़ रहा है तो यूक्रेन रूस के भीतर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन क्या काम कर दिया, अब रशिया के ऊपर बैक अटैक करना चालू कर दिया है। हालांकि देखा जाए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, इनसे उनको काफ़ी अच्छे अच्छे हथियार मिले हैं, जिसके चलते चलते यूक्रेन की जो मारक क्षमता है ना वो काफ़ी बढ़ गई है। अब बोला जा रहा है यदि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस रिपब्लिकन लीडर हैं, वो री इलेक्टेड हो जाते हैं नवंबर में, ही हैज़ वॉव टू एंड द वार इन डेज, उन्होंने ये वादा किया है कि भाई हम इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद यूक्रेन काफ़ी प्रेशर में आ गया है, सरकार बदल गई तो यूक्रेन अपने इलाकों को वापस नहीं ले पाएगा, दिक्कत वाली बात है। शायद इसलिए भी वो जल्दी जल्दी युद्ध करने के चक्कर में है, क्योंकि उसको पता है कि इस वार को मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ जब तक अनरप्टेड यूनिरप्टेड सपोर्ट नहीं मिल जाता है मेरे को अमेरिका से। ठीक है, अनइंटरप्टेड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है निर्बाध। तो अमेरिका का साथ चाहिए, नाटो का साथ चाहिए, तब जा कर के मैं युद्ध को कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो युद्ध की में आप देख सकते हैं बैटल फील्ड में प्रेशर बढ़ते जा रहा है। यूक्रेन इज डूइंग इज टू कैरी आउट मिसाइल एंड ड्रोन अटैक इनसाइड रशिया। बोला जा रहा है कि यूक्रेन के पास में एडवांस वीपन हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वेस्ट के द्वारा सप्लाई करी जा रही हैं। लास्ट वीक ही देखा जाए एक फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल रसिया के बाल्टिक कोस्ट में आया था अंडर अटैक में। तो बोला जा रहा है, देखिए अभी आप देखेंगे ना, पिछले हफ्ते रूस के बाल्टिक तट पर स्थित एक ईंधन निर्यात टर्मिनल पर हमला हुआ था। दोनों पक्ष संदेह और गहरे अविश्वास, साथ ही साथ भ्रामक सूचनाओं से एकदम भरे हुए हैं। इसी के चलते चलते हिंसा और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। रूस, यूक्रेन और नाटो को इस युद्ध की प्रगति का और भी ज़्यादा व्यवहारिक मूल्यांकन करना पड़ेगा और सभी पक्षों को नुकसान पहुंचाने वाले इस अंतहीन युद्ध को जारी रखने की बजाय बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, अभी हाल फिलहाल में जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो किस प्रकार से कमज़ोर होते जा रहा है और चुनाव सर पर आ गए हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो विपक्षी दलों के बीच अब सिर्फ चुनाव के बाद का ही समझौता संभव लग रहा है, चुनाव के पहले कुछ भी चीज़ पॉसिबल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलटी मारने को तैयार है। इस बार ये पलटी बीजेपी के पास लौटने के लिए है। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन की, जिसे सब लोग इंडिया नाम देते हैं, अब ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि देखिए, आगामी आम चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा की ताकत से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का एक व्यापक गठबंधन बनाने की पहल में नीतीश कुमार सबसे आगे थे। शुरू में तो उन्होंने ही, कहना चाहिए, इस बात का जिक्र किया था। सेंटर का डिसीजन रहा था टू ऑनर कर्पूरी ठाकुर, एन आइकन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स इन बिहार, with the Bharat Ratna, has given Mr. Kumar a convenient excuse to warm up to the BJP। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो भारत रत्न के लिए चुना गया है, आपने न्यूज़ में देखे होंगे,
सामाजिक न्याय के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले ने नीतीश को भाजपा के साथ नज़दीकी बढ़ाने का एक बहाना दे दिया है। नीतीश ने बोला है कि वो 2006 से ही इस समाजवादी नेता को भारत रत्न से विभूषित देखना चाहते थे। इनडायरेक्ट रूप से यदि बोला जाए ना, तो उन्होंने कांग्रेस पर अपनी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया कि उन्होंने भाई उनको भारत रत्न नहीं दिया था। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई थी कि बिहार की अन्य मांगें केंद्र सरकार पूरी करेगा। इसे बहुत से लोग उनकी पार्टी मतलब जनता दल और भाजपा के बीच एक गठबंधन की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्य सरकार में अपने सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से खुद को साफ तौर पर दूर कर लिया है, और जो भाजपा नीतीश कुमार के साथ दोबारा गठबंधन की संभावना से हाल तक इनकार कर रही थी ना, अब उसने कहा है कि अब ये पॉसिबल है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ ममता बनर्जी एंड आम आदमी पार्टी के भागवत मान की यदि हम बात करें, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, तो ये भी क्या है, अपने आप को रूल आउट कर लिए हैं सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस के साथ में उनके स्टेट में। खाली आप देखें ना तो क्लोज्ड डोर मीटिंग्स को यदि आप छोड़ दिए जाएं, फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस, द इंडिया ब्लॉक हैज़ नॉट हैड एनी बिग पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम सिंस इट्स फॉर्मेशन। जब से ये गठबंधन बना है ना, तो जनता तक इसकी पहुंच बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। बस कौन लोग पहुंच पा रहे हैं? केवल पत्रकार लोग ही पहुंच पा रहे हैं। टाइम धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। Time is running out and there is no clarity on when the bloc will be able to seal the division of seat among its constituent। तो सीट शेयरिंग को लेकर की है, अभी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे में सहमति नहीं बन पाई है। ये गठबंधन धारणा की लड़ाई में और साझा प्रचार अभियान मतलब चुनावी रणनीति के लिए एक मजबूत ढांचा बना पाने में संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या है ना, जो क्षेत्रीय नेताएं हैं, राजनीतिक जो विशिष्टता है, इनको समझ करके ही लोगों को खड़ा करने की ज़रूरत है, सीट शेयर करने की ज़रूरत है। इसी महीने 13 जनवरी को ममता बनर्जी जल्दबाजी में आयोजित की गई इंडिया की ऑनलाइन बैठक में नहीं आई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी दूरी बरत ली है। अब मतलब बात यह हो गई है कि कुछ राज्यों में चुनावी फायदे की दृष्टि से आंशिक सीट साझेदारी हो जाए, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक कार्यक्रमबद्ध राष्ट्रीय गठबंधन बन पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो आपको क्या काम करना है? आपको स्टेट से थोड़ा हट करके सोचने की ज़रूरत है, तब जा कर के ये जो इंडिया गठबंधन है ना, ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर बीजेपी से लड़ाई लड़ पाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप को। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम डिफेंस टाइज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, इस बार 26 जनवरी के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। तो दोनों देशों के बीच में कुछ डिफेंस पैक्ट हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप डिफाइन करेगा कोऑपरेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर को। आगे देखा जाए, एक नया पैक्ट है डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप को लेकर के। ये रिलेट करता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को। नया पैक्ट है, किससे रिलेट करता है? ये सिचुएशनल अवेयरनेस डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप है। ये मतलब डिफेंस भी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एयरबस एंड टाटा दोनों एग्री हो गए हैं, एक जॉइंट वेंचर स्थापित होने वाला है, हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। इंडिया एंड फ्रांस ने अनाउंसमेंट किया है एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, ताकि कोऑपरेशन किया जा सके डिफेंस प्रोडक्शन में। फ्यूचर कोलैबोरेशन होना चाहिए, को डिज़ाइन एंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। तो दोनों देशों के बीच में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हम देख रहे हैं।
तो ये जो रोड मैप है, इसके अंतर्गत डिफेंस प्रोडक्शन में दोनों देश कोऑपरेशन करके चलेंगे, फ्यूचर कोलैबोरेशन होगा, को डिज़ाइन एंड को डेवलपमेंट किया जाएगा मिलिट्री हार्डवेयर का, साथ ही साथ में एक की एग्रीमेंट भी है स्पेस कोऑपरेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल लोगों का कहना है। तो जो रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे जो कहना चाहिए एग्रीमेंट किए गए हैं उनका ही एक हिस्सा है। जो रोड मैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट हुए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही थी, उसी टाइम में हम ये चीज़ देखे हैं। एंड बोला जा रहा है कि देखिए सम पैरिटी भी हमको देखने को मिलती है। इंडिया यूएस डिफेंस प्रोडक्शन प्लान फाइनलाइज्ड लास्ट ईयर, तो जिस प्रकार से यूएस के साथ में हम सहयोग किए हैं उसी प्रकार का सहयोग यहाँ से भी आ सकता है। हालांकि देखा जाए ना, कुछ कुछ यहाँ पर जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ जो हमें अंतर दिखाई दे रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सम ऑफ द लैंग्वेज ऑन द रोड मैप हेल्ड अप ए जॉइंट स्टेटमेंट बाय द टू नेशन फॉर सेवरल आवर्स बिफोर इट वाज रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। तो 30 घंटे की विजिट में आए हुए थे मिस्टर मैक्रोन एंड वाज एकम्पेंड बाई 40 ऑफिशियल, और इनका साथ दे रहे थे 40 ऑफिशियल, 40 अधिकारी। इसमें इंक्लूडिंग है उनके न्यू मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर स्टीफेन सेजॉर्न एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड कल्चर भी आए हुए थे। उन्होंने बोला है कि देखिए दोनों तरफ ने एक और एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है। साइन का किए हैं कि हम दोनों देश कोलेबरेट करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर। एंड एक और एमयू भी में भी साइन की है इन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सैटेलाइट लॉन्चेस में कॉपरेशन करेंगे। अलॉन्ग विद अदर एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में, डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा। हालांकि दोनों कंट्रीज़ ने अनाउंसमेंट नहीं किया है किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस ऑन नेगोशिएशंस फॉर द बिग टिकट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑन फाइटर जेट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हो रही है उसमें क्या किसी प्रकार का नेगोशिएशन देखने को मिला है, तो इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो जो डील हम करेंगे जैसे कि फाइटर जेट, इंजन, सबमरीन, ठीक है, इसका भी अनाउंसमेंट किया गया था मिस्टर मोदी की विजिट में जब वो पेरिस गए हुए थे जुलाई के महीने में। ऑफिशियल लोगों का कहना है कम से भी कम एक जॉइंट वेंचर लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ सिविलियन हेलीकॉप्टर वाज एग्रीड बिटवीन एयरबस एंड टाटा। तो बोला है कम से भी कम एक तो एग्रीमेंट है जो हमको देखने को मिला है, किसके किसके बीच में, टाटा और एयरबस के बीच में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ है कि भाई अब जो सिविलियन हेलीकॉप्टर है उसकी भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 2 मेगा मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस डील भी हुई है, ये भी अभी पाइपलाइन में है, मतलब कंटिन्यू में है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 26 राफेल एम फाइटर जेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमको मिलने वाले हैं, एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन मिलने वाली हैं हमको इन द कॉस्ट निगोशिएशन फेज, ऐसा सोर्स का कहना है। निगोशिएशन फेज में अभी ये चल रहे हैं इसकी जो कॉस्ट है। तो जो फोकस एंड प्रायोरिटी रही है वो इंडस्ट्रियल डिफेंस रोड मैप को लेकर के एक्चुअली आइडेंटिफाई करेगी अपॉर्चुनिटी दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप को लेकर के डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसमें प्रायोरिटी हम देंगे को डिज़ाइनिंग को, को डेवलपमेंट को, को प्रोडक्शन को, एंड आल्सो हम बिल्ड करेंगे डिफेंस सप्लाई चेन को दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इससे दोनों देशों की जो डिफेंस ज़रूरत है उसको फिलफिल किया जा सके, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि फ्रांस के लिए।
जो कि एक यूज़फुल कंट्रीब्यूटर के तौर पर रहे सिक्योरिटी पार्टनरशिप में अदर कंट्रीज़ के साथ में, जो कि सिमिलर ज़रूरत वाले देश हैं, मतलब जिनको इस प्रकार के प्रोडक्ट की ज़रूरत है।